साथियों, पिछली वीडियो में थोड़ा संक्षेप में हमने जाना कि 1813 के चार्टर एक्ट की क्या क्या बातें रही थी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका प्रभाव भारत के उद्योग धंधों के ऊपर क्या रहा था। साथियों, सन 1830-32 में पार्लियामेंट की ओर से एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसका उद्देश्य यह तहकीकात करना था कि 1813 से जो उपाय अंग्रेजों ने किए हैं वह कहां तक सफल हुए और सन 1814 से 1830-32 तक भारत के अंदर इंग्लिस्तान का व्यापार कहां तक बढ़ा। कमेटी के सामने अनेक गवाहों के बयान हुए। पहला प्रश्न जो हर गवाह से किया गया वह था कि 1814 से अब तक भारत के अंदर महसूल की तब्दीलियों के जरिए अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न के कुछ उत्तरों से इस विषय पर खासी रोशनी पड़ती है जो आपको भी समझ में आएगा। साथियों, लारपेंट नामक एक अंग्रेज गवाह ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ जो माल हिंदुस्तान में आता है उस पर महसूल घटाकर कुल कीमत का 2.5% कर दिया गया है और बहुत से खास तरह के माल पर महसूल बिल्कुल उठा दिया गया है। चुंगी की दर बदल दी गई है और कई चीजों पर चुंगी हटा दी गई है। जो अंग्रेज भारत में कॉफी या नील का काम करना चाहते हैं उन्हें 60 साल के पट्टे पर जमीनें देने की आज्ञा दे दी गई है, इत्यादि इत्यादि। एक दूसरे अंग्रेज गवाह स्लीवन ने बयान किया कि सन 1814 में व्यापार का द्वार खुल जाने के समय से रुई के ऊपर महसूल बिल्कुल हटा लिया गया है और रुई हिंदुस्तान से चीन भेजी जाती है उस पर महसूल घटाकर 5% कर दिया गया है और जो रुई हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान भेजी जाती है उस पर महसूल बिल्कुल नहीं लिया जाता। कॉफर्ड नामक गवाह ने बयान किया कि महसूल के मामले में सन 1813 के कानून में यह बात दर्ज कर दी गई थी कि बिना इंग्लिस्तान के अधिकारियों से पूछे हिंदुस्तान में बाहर से आने वाले माल पर कोई महसूल न लगाया जाए। इसी के अनुसार पुराने महसूलों को कम करके और उनकी एक सूची तैयार करके इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान भेजी गई और हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार ने सन 1815 में उसी को कानून का रूप दे दिया, इत्यादि इत्यादि। ग्लासगो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में लिखा कि ऊनी कपड़ों, धातुओं और जहाजी सामान के ऊपर हिंदुस्तान में बिल्कुल महसूल नहीं लिया जाता, जिससे निस्संदेह इंग्लिस्तान के इन चीज़ों के व्यापार को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। साथियों, दूसरा उपाय जो भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए किया गया वह इंग्लिस्तान के अंदर भारत के बने हुए माल पर जबरदस्ती महसूल लगा देना था ताकि भारत का माल इंग्लिस्तान में इंग्लिस्तान के बने हुए माल से सस्ता न बिक सके। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ लेकी लिखता है कि भारत के बने हुए कपड़े उन दिनों इतने सुंदर, सस्ते और मजबूत होते थे कि 18वीं शताब्दी के शुरू में इंग्लिस्तान के कपड़ा बुनने वालों को हिंदुस्तान के कपड़ों के मुकाबले में अपने रोजगार के नष्ट हो जाने का डर हो गया था। उसी समय से इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट ने कानून बनाकर कई तरह के भारतीय कपड़ों का इंग्लिस्तान आना बंद कर दिया और दूसरे कई तरह के कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिए गए। यह उपाय भी काफी न हुए। तब लेकी के बयान के अनुसार सन 1766 में इंग्लिस्तान के अंदर यदि कोई अंग्रेज महिला हिंदुस्तान के बने कपड़े की पोशाक पहनती थी तो उसे कानूनन सजा दी जाती थी। सन 1813 में पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी ने, जो हिंदुस्तान से सूती कपड़े मंगाया करता था, बयान किया कि उन दिनों हिंदुस्तान से जाने वाले कपड़ों पर इंग्लिस्तान में 2 तरह का टैक्स लिया जाता था। एक अंग्रेजी बंदरगाह में माल के जहाज से उतरते ही और दूसरे इंग्लिस्तान निवासियों के उपयोग के लिए इंग्लिस्तान की मंडियों में माल के पहुंचने पर। इसके अतिरिक्त सारे हिंदुस्तानी माल को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। पहली श्रेणी में मलमल इत्यादि थी जिन पर बंदरगाहों में उतरते समय 10% और इंग्लिस्तान की मंडियों में पहुंचते समय 27.5% टैक्स लिया जाता था। दूसरी श्रेणी में केलिको, जो कि कालीकट का एक खास कपड़ा होता था, इत्यादि थे जिन पर बंदरगाहों में उतरते समय और मंडियों में जाते समय कुल मिलाकर 72% टैक्स लिया जाता था। तीसरी श्रेणी में वे कपड़े थे जिनका बेचना या पहनना इंग्लिस्तान के अंदर जुर्म समझा जाता था। इस तरह के माल पर बंदरगाहों में उतरते समय 68.5% महसूल लिया जाता था और व्यापारियों के लिए आवश्यक था कि उस माल को फौरन दूसरे मुल्कों में भेज दें। इतनी कड़ाई के होते हुए भी दूसरी श्रेणी के कपड़े 72% टैक्स देने के बाद उस तरह के अंग्रेजी कपड़ों के मुकाबले में इंग्लिस्तान के बाजारों के अंदर 60% तक कम दाम में मिलते थे।
साथियों, सन 1830 में भारत में जो कपड़ा हाथ के सूत से और हाथ के करघे पर तैयार होकर 100 रुपये से कम में मिल सकता था, उतना सुंदर और उतना मजबूत कपड़ा इंग्लिस्तान के पुतली घर वाले भाप और मशीनों की मदद से 450 रुपये में भी तैयार करके नहीं बेच सकते थे। साथियों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनों की वजह से नहीं बल्कि भारत पर अत्याचार करने से आया। साथियों, हिंदुस्तान से उन दिनों हर तरह के सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों के अतिरिक्त हाथ की छड़ियां जिन पर सोने चांदी की मुठें और तरह तरह का काम होता था, चीनी मिट्टी के बर्तन, चमड़े और लकड़ी की चीजें, शराब, अर्क, वार्निश का काम, नारियल का तेल, सींग, रस्सियां, चाय, अरारोट, चटाइयाँ, चीनी, साबुन, कागज इत्यादि अनेक तरह का माल इंग्लिस्तान जाता था। सन 1813 से 1832 तक इंग्लिस्तान की आवश्यकता अनुसार बराबर इंग्लिस्तान के अंदर इन चीज़ों पर महसूल घटता बढ़ता रहा। कई तरह के भारतीय कपड़ों, खासकर रेशमी रुमालों और रेशम की बनी हुई चीज़ों का बिकना इंग्लिस्तान में सन 1826 तक कानूनन बंद रहा। बहुत सी चीज़ों पर 100% से भी अधिक महसूल लिया जाता था, कई पर 600% तक। और रिचर्ड नाम के एक अंग्रेज ने सन 1882 की पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बयान किया कि किसी किसी चीज़ पर 3000% तक टैक्स लिया जाता था, अर्थात 1 रुपये की चीज़ पर 30 रुपये का टैक्स। साथियों, सारांश यह है कि जब एक और इंग्लिस्तान के बने हुए माल पर हिंदुस्तान में अधिक से अधिक 2.5% महसूल लिया जाता था और बहुत सा माल बिना महसूल आने दिया जाता था, दूसरी ओर इंग्लिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के माल पर भयंकर कानूनी और सामाजिक बहिष्कार जारी था। साथियों, इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि इतने अत्याचारों के बाद ही भारत के उद्योग धंधों को नष्ट किया जा सका, न कि इंग्लैंड में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।